हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं कक्षा 11वीं के फिजिक्स 2022-23 की प्रश्न बैंक का संपूर्ण सॉल्यूशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने अध्याय 3 सरल रेखा में गति जो अध्याय है उसका सॉल्यूशन किया था, जहां पर हमने इस पार्ट को समझा था और साथ ही इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया था। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके अन्य प्रश्नों की ओर जो इसमें हम शामिल करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप उसे सबसे पहले वॉच करें। चलिए शुरुआत करते हैं इसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों के साथ में। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है अति लघुत्तरीय में जो 2 अंक का है कि एक वस्तु को प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्या कर रहे हैं कि एक पिंड था, एक वस्तु थी, उसको हम पृथ्वी तल से ऊपर की ओर में फेंक रहे हैं। अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब हम वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर में फेंकेंगे तो हमें लिखना है कि एक वस्तु को जब प्रारंभिक वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तब वह अधिकतम ऊंचाई पर, जैसे वो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचेगी वहां पर अर्थात उच्चतम बिंदु पर वस्तु का वेग 0 हो जाता है। वेग क्या हो जाता है वहां पे? 0 हो जाता है। तभी तो वस्तु गुरुत्वाकर्षण की वजह से, गुरुत्वीय त्वरण की वजह से पृथ्वी पर पुनः लौट आती है। तो ध्यान रखना है कि जब वस्तु अधिकतम ऊंचाई पर होती है तो उसका जो वेग है वो 0 हो जाता है एवं त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के बराबर रहता है और वहां पर जो गुरुत्वीय त्वरण लगता है वो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण अर्थात g के बराबर लगता है। अतः हम बोल सकते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर वेग 0 होता है तथा त्वरण g के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एक समान तथा परिवर्तीय त्वरण को परिभाषित कीजिए। हमें इन दोनों की डेफिनेशन बतानी है कि एक समान त्वरण क्या होता है और परिवर्ती त्वरण क्या होता है। देखिए इन दोनों के डेफिनेशन इस प्रकार से है। एक समान त्वरण, तो किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में समान परिवर्तन होता है, चाहे समय अंतराल कितना भी छोटा क्यों न हो। यदि समय अंतराल समान है और परिवर्तन भी वेग में समान हो रहा है तो हम बोलेंगे कि यह एक समान त्वरण है। इसके अपोजिट हम परिवर्ती त्वरण को कब कहेंगे कि परिवर्ती हो? कि जब समान समय अंतराल हो लेकिन वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन हो। तो इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से हम लिख देंगे कि किसी वस्तु के त्वरण को परिवर्ती त्वरण कहते हैं यदि समान समय अंतराल में वस्तु के वेग में असमान परिवर्तन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि आपेक्षिक वेग किसे कहते हैं। आपेक्षिक का मतलब होता है कि एक वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का वेग बताना है, तो ये आपेक्षिक कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जब दो वस्तुओं के नाम हमने दिए हैं। जब दो वस्तुएं ए तथा बी क्रमशः वी तथा वी वेग से गतिशील होती है, यानी कि जो वस्तु ए है उसका वेग वी है और जो वस्तु बी है उसका वेग वी है, से गतिशील होती है, तो प्रति सेकंड इनके बीच के विस्थापन में होने वाले परिवर्तन को आपेक्षिक वेग कहते हैं। यानी कि हमें तुलना करनी है, दोनों में आपेक्षिक वेग बताना है तो तुलना करनी है, तो किसका वेग ज़्यादा है किसका वेग कम है, इस प्रकार से। तो आपेक्षिक वेग धनात्मक, ऋणात्मक अथवा शून्य हो सकता है। ये जो आपेक्षिक वेग होता है ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, एक समान त्वरित गति में xt यानी कि स्थिति समय ग्राफ बनाना है, vt वेग समय ग्राफ बनाना है तथा at त्वरण समय ग्राफ बनाना है, ये बताइए। तो देखिए हम इस प्रकार से यहाँ पर इनके ग्राफ बना सकते हैं। पहले हमने शामिल किया है xt यानी कि स्थिति समय ग्राफ। स्थिति समय ग्राफ की 2 स्थितियाँ हो सकती है। पहली स्थिति एक समान त्वरित गति के लिए स्थिति समय ग्राफ यहाँ पर है।
तो देखिए पहले वाले में x और t यहाँ पर है, यहाँ पर भी x और t यहाँ पर भी है। यहाँ हम देख सकते हैं यहाँ समय के सापेक्ष जो स्थिति है उसमें कुछ परिवर्तन हो रहा है, तो यानी कि स्थिति बढ़ रही है समय के साथ साथ। इस वाले में समय के साथ साथ स्थिति उसकी घट रही है, तो इसका उल्टा कर्व है, इसका सीधा कर्व इस प्रकार से है। दूसरा है यहाँ पर वेग समय ग्राफ, तो इस प्रकार से यहाँ पर वेग समय ग्राफ इस प्रकार से बन सकता है। चूंकि वेग और समय ग्राफ जो हमें त्वरण बताता है, तो यह त्वरण को बता रहा है, इस कारण से त्वरण जो होता है वो नियत भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इस कारण से इसके 3 ग्राफ यहाँ बने हैं। तो फर्स्ट वाले में हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो लाइन दे रखी है, यहाँ पर समय रहेगा और यहाँ पर वेग रहेगा। यहाँ पर ये जो लाइन बता रही है हमें त्वरण बता रहा है, तो ये कर्व हमें बता रहा है कि ये आगे जाके बढ़ रहा है। जब ये आगे जाके बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये त्वरण बढ़ रहा है। यहाँ पर इसकी जो लाइन है एक सीधी लाइन है, सरल रेखा में लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो त्वरण है वो नियत है। यहाँ पर इसका जो कर्व है वो धीरे धीरे नीचे की ओर घट रहा है। पहले तो क्या हुआ था, बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही समय आगे बढ़ा तो ये घट रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये त्वरण घट रहा है। उसके बाद त्वरण समय ग्राफ। अब त्वरण समय ग्राफ ये डिपेंड करता है वस्तु के चाल पर, वेग पर, कि वेग कैसा है, कम ज़्यादा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये जो ग्राफ है हमने एक वस्तु लिया हुआ है जिसका त्वरण शुरुआत में माइनस था, मतलब ऋणात्मक त्वरण था, मंदन था, और धीरे धीरे उसका जो त्वरण है वो बढ़ रहा है। उस प्रकार से हमने यहाँ पर ग्राफ लिया है। तो यहाँ पर t बताया हमने, यहाँ पर त्वरण को a को बताया है, ये मूल समय है 0। नीचे वाला जो लाइन है अक्ष ये हमें माइनस के बताता है, ऊपर वाला प्लस का बताता है। तो यहाँ पर हमने बताया तो एक समान त्वरण के लिए ही है, लेकिन शुरुआत में उस वस्तु की जो चाल वेग था, जो त्वरण था वो ऋणात्मक था, त्वरण ऋणात्मक था। जैसे जैसे समय बढ़ता है उसका जो त्वरण है वो धनात्मक होता जाता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पर इन तीनों के ग्राफ को बना लिया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ग्लोब पर रेंगते हुए सांप और चींटी की गति में आमाप के आधार पर क्या अंतर है। सांप का बताना है और चींटी का बताना है। इस क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ आपको, आप अपने अकॉर्डिंग इसको लिख लेना। जैसे सांप जो रहता है 3 प्रकार की गतियाँ होती है। कितने प्रकार की गतियाँ होती है? 3 प्रकार की गतियाँ होती है। पहली होती एक विमी गति, दूसरी होती है द्विविमी गति, और थर्ड होती है त्रिविमी गति। एक विमी गति में क्या होता है कि जो वस्तु है वो सरल रेखा में गति करती है। कहाँ गति करती है वो वस्तु? सरल रेखा में गति करती है। द्विविमी गति वो होती है जहाँ पर वस्तु समतल में गति करती है, और त्रिविमी गति वो होती है जहाँ पर वस्तु आकाश में गति करती है। अब जैसे हम यहाँ पर सांप और चींटी का उदाहरण ले रहे हैं, तो आपने देखा होगा कि जब चींटी चलती है तो ये बिल्कुल एक सीधी रेखा में चलती है। कैसे चलती है? एक सीधी रेखा में चलती है, जब तक कि इसके मार्ग में कोई अवरोध अपन उत्पन्न ना कर दें। तो जब तक चींटी के मार्ग पर हम कोई अवरोध उत्पन्न नहीं करेंगे तो ये चींटी जो है सीधी रेखा में चलती रहेगी। तो ये ग्लोब जो कि पृथ्वी का एक नमूना होता है गोल, यदि चींटी कहीं भी किसी भी दिशा से चल रही है, यदि वो सीधी चलती रहेगी तो पुनः उसी बिंदु पे आ जाएगी जहाँ से उसने चलना प्रारंभ किया था, जब तक कि उसके मार्ग में कोई अवरोध उत्पन्न ना हो। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि जो चींटी है उसकी गति एक विमीय गति है। उसकी गति कौन सी है? एक विमीय गति है। लेकिन जो सांप है, आपने देखा है कि सांप जो है वो लहरा के चलता है, रेंगते हुए चलता है इस प्रकार से। अब जो सांप है ये टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है। जब सांप टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है तो इसकी जो गति है ये गति हो जाएगी द्विविमीय गति। सांप कैसे चलता है? द्विविमीय, टेढ़ा मेढ़ा चलता है, इस तरह से इसकी जो गति है वो हो जाएगी द्विविमीय गति। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, आर त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गतिशील पिंड के लिए एक चक्कर पूर्ण होने पर चली गई दूरी और विस्थापन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हमें एक
वृत्त ले रखा है, वृत्ताकार मार्ग है जहां पर गतिशील कोई पिंड जो है वो एक चक्कर पूर्ण करता है। तो देखिए ये कोई एक वृत्ताकार मार्ग हमने लिया, ये वस्तु मान लेते हैं कि यहां से गति करती है, इसकी त्रिज्या r है और t समय बाद ये एक पूरा चक्र घूम फिर के यहाँ पर आ जाती है। तो हमसे पूछा कि दूरी कितनी तय करी है, तो दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की होगी। तो इस वृत्त की जो दूरी होती है वो होती है 2πr, जिसको हम परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो यानी कि 2πr तो इसकी दूरी हो गई। और विस्थापन इस बिंदु से जहाँ से इसने चलना प्रारंभ किया था वहाँ से अंतिम बिंदु की स्थिति वो विस्थापन कहलाता है। तो पहले वस्तु यहीं थी, बाद में वस्तु भी यहीं आ गई समय के पश्चात, तो जो विस्थापन हो गया तो विस्थापन हो गया 0, इसने कुछ भी विस्थापन तय नहीं करा। तो आंसर लिख देंगे इस प्रकार से कि r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग में गतिशील पिंड के लिए एक चक्कर पूर्ण होने पर चली गई दूरी 2πr होती है तथा विस्थापन 0 होता है। विस्थापन क्या होता है? 0 होता है। अगला है यहाँ पर कि एक समान वेग से गतिशील किसी कण के स्थिति समय ग्राफ का ढाल ज्ञात कीजिए और यह किस भौतिक राशि को प्रदर्शित करेगा। तो देखिए जब स्थिति समय ग्राफ हम बनाते हैं तो ये दो प्रकार से बन सकता है, या तो ये धनात्मक बनेगा, पहले से नीचे से ऊपर की ओर में बनेगा, या ऊपर से नीचे की ओर में बनेगा। तो धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है। और स्थिति समय जो ग्राफ है यह वेग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? यह वेग को प्रदर्शित करता है। उसके बाद कोई कण एक समान त्वरित गति से गतिशील है, vt समय ग्राफ बनाइए जबकि त्वरण धनात्मक हो और ऋणात्मक हो। इसके ग्राफ आप बना सकते हैं स्वयं। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पर दीर्घ उत्तरी प्रश्न। फिर भी यदि आपको इन ग्राफ बनाने में कन्फ्यूजन होती है, नहीं बन पा रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका जो ग्राफ है, जो आंसर है वो आपको हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक आपको यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, अबाउट में सेक्शन में जाके वहाँ से आप विजिट करके भी देख सकते हैं। कमेंट करिएगा, आपका जो सॉल्यूशन इसका वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम करते हैं। पहला है यहाँ पर कि कलन विधि का उपयोग कर एक समान गति, कौन सी गति है? एक समान गति जो कि त्वरित गति है, के लिए शुद्ध गतिक समीकरण ज्ञात कीजिए। हम कलन विधि की सहायता से यहाँ पर करते हैं। तो कलन विधि क्या होती है? इसका पूरा नाम होता है समाकलन विधि। अब समाकलन विधि 11th में एक नई चीज़ है, तो समाकलन विधि के बारे में जानना हो तो समाकलन विधि के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। इसका लिंक आपको मैं जो वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाइए आप इस विधि को समझ सकते हैं, देख सकते हैं और किस प्रकार से हल करते हैं जान सकते हैं। यहाँ पर हम इसको हल करते हैं कौन सी विधि से? कलन विधि से। तो हम कर रहे हैं कलन विधि से गति की समीकरण। तो अपने पास 3 समीकरण होती है। कितनी समीकरण होती है अपने पास? 3 समीकरण होती हैं गति की, पहली, दूसरी और तीसरी। लिख देता हूं मैं यहाँ पर कि पहले कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, फिर हम उसके हिसाब से इसकी उत्पत्ति कर लेंगे। पहली होती है हमारे पास v बराबर u प्लस 80। दूसरी होती है अपने पास s बराबर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। एंड थर्ड होती है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये गति की 3 समीकरण हैं, इनकी उत्पत्ति करना है कलन विधि से। तो देखिए हमने माना कि जो एक वस्तु है, माना एक वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति करती है और t समय के पश्चात उसका अंतिम वेग v हो जाता है। ये हम लिखें यहाँ पर। देखिए हमने यहाँ पर लिखा है कि माना कोई वस्तु किसी प्रारंभिक वेग u से गति करती है और t समय पश्चात उसका जो अंतिम वेग है वो v हो जाता है। और विस्थापन माना कि उसका जो प्रारंभिक बिंदु था x0 था, प्रारंभिक बिंदु उसका x था और
प्रारंभिक x 0 था और अंतिम इसका जो बिंदु था वो x था, तो x माइनस एक्स 0 यानी कि हम इन दोनों के बीच के अंतर को बोल सकते हैं विस्थापन, जो कि हमने s लिया हुआ है होता है, और यहाँ पर जो उत्पन्न त्वरण है वो a है। तो हम सबसे पहले गति का प्रथम समीकरण लेके आते हैं। तो हम यहाँ लिखते हैं गति का पहला समीकरण, गति का प्रथम समीकरण। तो गति का प्रथम समीकरण लाने के हम यहाँ पर त्वरण का सूत्र लगाते हैं, जो कि त्वरण होता है a बराबर, परिभाषा है कि इसकी वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यानी कि त्वरण a बराबर होता है dv बटा dt। क्या होता है ये? dv बटा dt होता है। इसके बटे में कुछ नहीं है, एक है तो हम बटा में एक मान सकते हैं और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं। तो dv का इंटू इसके बटे में कुछ नहीं है, तो एक से हम करेंगे तो ये बन जाएगा dv। क्या बनेगा? ये dv बन जाएगा। और dt का इंटू हम एक ऐसे करेंगे तो ये बन जाएगा a dt। क्या बन गया? ये a dt बन गया। अब क्या हुआ था कि जो वेग था, ये वेग हो रहा था प्रारंभिक u से v हो रहा था, और जो समय था, ये शुरुआत में जो समय है वो 0 रहता है, तो 0 से क्या बन रहा था? t बन रहा था। तो हम यहाँ पर इन दोनों पक्षों का करेंगे समाकलन। क्या कर देंगे? समाकलन। कलन विधि का यूज़ कर रहे हैं हम इस वजह से। तो ये कलन का चिन्ह होता है, समाकलन इस प्रकार से dv का बराबर यहाँ पर भी, तो ये a dt। अब हमने देखा कि जो वेग था ये u से v हो रहा था, तो नीचे u और ऊपर v लिखेंगे। जो समय था ये भी हो रहा था 0 से t हो रहा था। अब यहाँ पर ये जो a है ये तो कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जो समाकलन करना है, जो कलन करना है, हमें वो t के सापेक्ष में करना है। यदि यहाँ पर t का कोई अवयव रहता है तो हम उसको ही रहने देते हैं, बाकी बाहर निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये तो ऐसा कैसे रहा? u से v dv बराबर a बाहर आ गया और समाकलन के अंदर आ गया 0 से t और dt। अब देखें यहाँ पर कि जब समाकलन हम करते हैं और कलन हम करते हैं तो इस चिन्ह के साथ जिसके सापेक्ष हमें करना होता है उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमें करना है v के सापेक्ष में। किसके सापेक्ष में करना है? v के सापेक्ष में। जब यहाँ कोई अवयव नहीं होता है, जब कोई अवयव नहीं होता है, फॉर्मूला है हमारा कि यदि हमें इसका अवकलन करना है dx के सापेक्ष कुछ भी नहीं है, तो इसका सिंपल सा हो जाता है x। क्या हो जाता है? x हो जाता है। जब x हो गया तो ये v के सापेक्ष कह रहे हैं तो ये क्या होगा? v होगा। और ये t के सापेक्ष कर रहे हैं तो क्या होगा? t होगा। तो ये v हो गया। v हो गया तो लिमिट तो बची हुई है इसकी, तो हम इसकी लिमिट लिख देते हैं, नीचे u ऊपर v बराबर। यहाँ भी ऐसे हम करते हैं, a बाहर था तो यहाँ t आ जाएगा और यहाँ लिमिट हो जाएगी 0 से t। अब लिमिट रखनी है। लिमिट का मतलब ये उच्च सीमा है और ये निम्न सीमा है, तो उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हमें यहाँ पर करना है। तो इस v की जगह एक बार ये v लिखना है, तो ये देखो ये v होगा, माइनस इस v की जगह एक बार ये u लिखना है, तो v माइनस u करेंगे। उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा वो भी लिखना है v की जगह पर ही, v को हटाकर। तो v को हटाकर ये v लिखा, v आ गया। इस v को हटाकर u लिखा तो u आ गया। इन दोनों के मध्य लगेगा माइनस का चिन्ह बराबर एज इट इज़ है। यहाँ पर भी ऐसे इस t को हटा के ये t लिखेंगे t माइनस, इस t को हटा के 0 लिखेंगे 0। आगे सोल्व कर सकते हैं हम यहाँ पर। तो ये बन गया v माइनस यू बराबर t में से 0 गया तो t बचा, और a का इंटू t में हो गया तो ये हो गया 8t। पक्षांतर कर देंगे हम यहाँ पर, इस u को हम उधर ले गए, प्लस का होगा तो ये बन गया v बराबर u प्लस 80। देख ही लीजिए ये हमारी गति का जो पहला समीकरण है वो हमें कलन विधि से प्राप्त हो गया। यही गति का प्रथम समीकरण है। जो कि हमने प्राप्त किया था त्वरण से। चलिए हम इसका सेकंड वाला करते हैं।
ये रहा गति का द्वितीय समीकरण। अब हमें जब इसको प्राप्त करना है तो हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वेग का। क्या लगाएंगे? वेग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो वेग क्या होता है? तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को हम वेग बोलते हैं। तो यानी कि वेग v बराबर होता है dx बटा dt। क्या होता है? dx बटा dt होता है वेग। यहाँ पर भी सेम हम ऐसे करेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट v का इंटू डी टी में करा तो v dt होगा, और dx का इंटू इसके अपॉन में 1 है तो उससे करेंगे तो dx होगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं dx इक्वल टू v dt। और गति के पहले वाले समीकरण से हमने v की वैल्यू प्राप्त कर रखी है। गति के प्रथम समीकरण से तो हम यहाँ लिख लेंगे dx बराबर u प्लस at और यहाँ हो गया dt। अब dt जो है हम इसका मल्टीप्लाई u के से भी कर देते हैं और एट dt से भी कर देते हैं। तो ये बन जाएगा, देखिए dx बराबर u dt प्लस at dt। देखिए अब सभी में यहाँ पर कलन का यूज़ हम कर सकते हैं, तो हम दोनों पक्षों में कलन का यूज़ करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा कलन का यूज़ करेंगे तो कलन का चिन्ह लगा देना है, और यहाँ पर हो जाएगा dx बराबर, यहाँ भी कलन का चिन्ह लगाना है। देखिए u तो क्या है, t के सापेक्ष करना है, तो इस u को तो हम बाहर रहने दें। तो u बाहर हो गया, अंदर बच गया ये dt प्लस यहाँ a बाहर रहने देंगे और t को अंदर कर देंगे, क्योंकि हम t के सापेक्ष से कर रहे हैं, तो t dt। अब वही देखना हमें कि विस्थापन कितना क्या हो रहा था। तो विस्थापन पहले था x0, बाद में हो गया था x। समय प्रारंभ में 0 था, बाद में t हुआ। समय प्रारंभ में 0 था, बाद में t हुआ। अब यहाँ पर इसका हम कलन कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर x के सापेक्ष करना है, यहाँ कुछ भी अवयव नहीं है, तो यहाँ पर सिंपल सा x बन जाएगा ये उच्च सीमा निम्न सीमा। तो x0 माइनस x0 से x बराबर u एज इट इज़ t, और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, मतलब कि हमें 1 के सापेक्ष करना है, तो t सिंपल बच जाता है। तो t सिंपल बच गया, ये लिमिट रखिए 0 से t प्लस a। और यहाँ पर जब हम इसका कलन करेंगे t का, तो इसका कलन करने के लिए हमें फॉर्मूले की आवश्यकता पड़ेगी, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। समाकलन करना है यदि x की घात n का dx के सापेक्ष, तो ये होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। मतलब क्या कि जितनी घात होती है उससे एक घात बढ़ा के लिख दो। तो यहाँ पर इसकी घात 1 है, x से घात 1 बढ़े हमने, तो t की घात क्या हो गई, 2 हो गई, और अपोन में जो घात है वो आ जाएगी। तो इसका कलन हो गया यहाँ पे, और समय की जो लिमिट है वो 0 से t है, एज इट इज हमने कर दी। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिमिट रखनी है हमें। इस x के जगह x लिखा तो ये हो गया x, इस x के जगह x0 लिखा तो ये हो गया x0 बराबर u एज इट इज है। t के जगह t लिखा t माइनस t के जगह 0 लिखा 0 प्लस a एज इट इज है। t स्क्वायर की जगह t लिखा तो ये हो गया t स्क्वायर बाई 2 माइनस t की जगह 0 लिखा तो ये हो गया 0 स्क्वायर बाय 2। 0 स्क्वायर का कोई वैल्यू नहीं है, तो ये टर्म पूरा 0 हो गया, खाली t स्क्वायर बाई 2 बचा। यहाँ x माइनस x 0 है, u t में से 0 गया तो ये तो खाली ut हो गया, प्लस ये हो गया 8t स्क्वायर बाई 2। हमने स्टार्टिंग में लिखा है कि हम x माइनस x 0 को s यानी कि विस्थापन लिख सकते हैं, तो हम लिख देंगे यहाँ पर या करके कि s इक्वल टू ut प्लस, ये बटे में 2 है तो हम इसको 1/2 यानी कि हाफ कर सकते हैं, और ये 80 स्क्वायर आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये गति का दूसरा समीकरण हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। यहाँ लिख देंगे हम, यही गति का द्वितीय समीकरण है।
इसी प्रकार से हम थर्ड वाला भी कर लेते हैं। गति का तृतीय समीकरण प्राप्त करने के लिए हम दोबारा से जो वेग है उसका सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चूंकि हमें पता है कि v बराबर होता है dx बटा dt, ये होता है, तो हम इसमें क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें जो फॉर्मूला इसमें चेंजेस करेंगे। क्या चेंजेस करेंगे कि इसमें हम dv का इंटू और dv से डिवाइड कर देंगे। इस प्रकार से होगा कि v इक्वल टू dx बटा dt है, हमने इसमें क्या कर दिया, dv से मल्टीप्लाई और dv से डिवाइड। तो देखिए हम यहाँ पर इस प्रकार से बना सकते हैं, v बराबर इस dv को हम, यानी कि ये जो दोनों एलिमेंट हैं यहाँ पर हैं dx बटा dt, एक बार dx के बटे में dv लिखना है और एक dt के ऊपर हमें dv लिखना है। तो ये इस प्रकार से बन जाएगा dv बटा dt इंटू dx बटा dv, इस प्रकार से बन गया। और हमने स्टार्टिंग में यूज़ किया था कि जो त्वरण होता है वो होता है dv बटा dt। त्वरण क्या होता है, dv बटा dt होता है, यानी कि हम dv बटा dt की जगह a का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बन जाएगा v बराबर a dx बटा dv। देखिए अब यहाँ से हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो v का इंटू डी के साथ होगा, तो ये बन जाएगा v dv बराबर a dx। अब यहाँ पर कलन का यूज़ करते हैं, कलन का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर कलन का चिन्ह लगा देंगे हम। v है और v के सापेक्ष करना है, तो ये दोनों एलिमेंट अंदर रहेंगे, v dv बराबर यहाँ पर x के सापेक्ष करना है, x का कोई अवयव नहीं है तो इसको a बाहर लिखेंगे और ये हो जाएगा कलन के अंदर dx। अब यहाँ पर इनके जो मान थे कलन के वो हमें लिखते हैं कि वेग जो था ये प्रारंभ में u था, अंतिम में v हुआ, विस्थापन प्रारंभ में x 0 था, अंत में x हो गया। अब कलन करते हैं, यहाँ पर ये v है मतलब इसकी घात 1 है। तो हमने अभी हाल सूत्र पढ़ा था कि यहाँ पर जो घात होती है उससे एक बढ़ा के लिखनी है और वही घात जो आती है बटे में लिख देनी है। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बटा 2 और इसकी जो लिमिट है वो यहाँ पर हम देख के लिख देंगे, u और v बराबर a एज इट इज़ है। यहाँ पर कोई अवयव नहीं है x के सापेक्ष करने के लिए, तो हम यहाँ x से लिखेंगे और यहाँ हो जाएगा x 0 और यहाँ x। अब यहाँ पर हम वही करते हैं, पहले उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा हम करते हैं। तो देखिए उच्च सीमा निम्न सीमा लिखेंगे तो इस v स्क्वायर की जगह हम v लिखेंगे तो ये होगा v स्क्वायर, फिर इस v स्क्वायर की जगह u लिखेंगे तो ये होगा u स्क्वायर बटा 2 और ये हो गया v स्क्वायर बटा 2 और ये हो गया u स्क्वायर बटा 2 बराबर a। यहाँ पर x के साथ x लिखेंगे और x के बाद x 0 लिखेंगे। इन दोनों का बटा एक ही है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं हम, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2 बराबर, और ये a इसको हमने विस्थापन बोला है s, तो इसकी जगह हम s लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करते हैं तो ये होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2 का इंटू as में होगा तो हो जाएगा 2as। इसको हम पक्षांतर करके उधर ले आते हैं, क्या कर देते हैं, पक्षांतर कर लेते हैं उधर उस तरफ। तो हम लिख देते हैं पक्षांतर करने पर तो होगा v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तो देखिए ये गति का जो तृतीय समीकरण था वो हमने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। तो यहाँ लिख देंगे यही गति का तृतीय समीकरण है। तो इस प्रकार से जो कलन विधि थी हमने उसका उपयोग करके यहाँ पर जो गति के तीनों समीकरण हैं उनको प्राप्त कर लिया है। अब इसके जो शेष दो सवाल रहे हैं 11वां और 12वां, त्वरित गति में ग्राफ खींचकर, और दूसरा ऊर्ध्वाधर में फेंके गए पिंड के लिए गति के समीकरण प्राप्त करना है, तो इनको हम अगले नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।